रोमी और रियाना ये दो भाई बहन नदी के किनारे जंगल के पास रहते थे। बचपन से ही वो एक दूसरे को संभालते आ रहे हैं। चलो आम के पेड़ से आम तोड़ते हैं। हाँ, पत्थर जमा कर लो, एक एक करके आम पर निशाना लगाते हैं। रोमी, एक बड़े से पत्थर पे चढ़ के निशाना लगाना। एक नुकीला पत्थर पेड़ से टकराकर वापस आया और बड़े पत्थर से टकरा गया। तभी पत्थर से आवाज आई। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। ये हमारा वहम होगा। ऐसे ही फिर एक बार एक नुकीला पत्थर जब उस पत्थर से टकराया तो फिर से आवाज आई। वो दुखी आवाज सुनकर रोमी और रियाना उस बड़े पत्थर के पास गए। क्या ये आवाज तुमसे आ रही है? हाँ, वैसे छोटी मोटी चोट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नुकीला पत्थर था, इसलिए मेरे मुंह से चीख निकल गई। पर तुम कौन हो? तुम बातें करते हो, समझते भी हो। मैं एक राजा हूँ। यहाँ से थोड़ा आगे एक घना जंगल है, वहाँ एक जादूगर है। उसकी असलियत और गलत इरादे मैं जान गया था, इसलिए उसने मेरे सैनिकों को मारकर मुझसे मेरा राजपाट छीन लिया और मुझे पत्थर बना दिया। हमने आप पर चढ़कर काफी आम तोड़े हैं। आपने हमारी मदद की है। अब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, मेरी मदद नहीं कर पाओगे। वो जादूगर खतरनाक है, उससे निपटना आसान नहीं है। बेशक हम छोटे हैं, लेकिन आप हमें उपाय बताइए। हमसे जो भी बन पड़ेगा हम वो करेंगे। ठीक है बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से सीधे सीधे चले जाओगे तो वो रास्ता सीधा जादूगर की गुफा में जाता है, पर रास्ता खतरनाक है। उसकी आप चिंता ना करें, हम बचपन से इन्हीं जंगलों के आसपास पले बड़े हैं। हम यहाँ का रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन हमने ऐसी कोई गुफा नहीं देखी। वो गुफा पेड़ पौधों से ढकी है, इसी कारण वो किसी को दिखाई नहीं देती। जैसे ही तुम गुफा के पास पहुँचोगे, उसके पास ही एक छोटा सा तालाब है। वो तालाब तुमसे खुद पानी पीने के लिए पूछेगा, लेकिन तुम उसकी बात का जवाब नहीं देना। अगर तुम दोनों ने कुछ भी कहा तो जादूगर को पता चल जाएगा कि बाहर कोई आया है। तो फिर? अगर तुम लोगों ने उसका पानी पी लिया तो तुम हमेशा के लिए बेहोश हो जाओगे। वहाँ से कुछ दूरी पर एक बड़ा अनार का पेड़ है। वो पेड़ बहुत सारे अनार तुम्हारे सामने रख देगा और तुम्हें खाने के लिए कहेगा, लेकिन तुम उसे भी कोई जवाब नहीं देना। वो पेड़ कुछ करेगा तो नहीं ना? नहीं, तुम वहाँ से चुपचाप आगे बढ़ जाना और गुफा के बाहर एक छोटी सी चाबी पेड़ के नीचे रखी होगी। जैसे ही उसे घुमाओगे, गुफा का दरवाजा खुल जाएगा। उस दरवाजे को पूरा नहीं खोलना, बस थोड़ी सी जगह बनाकर तुम लोग उस गुफा के अंदर घुस जाना। ठीक है। उस गुफा के अंदर तुम्हें एक जगह पर बहुत सारे पत्थर दिखाई देंगे। उनमें एक लाल रंग का पत्थर होगा जो बाकी पत्थरों से एकदम अलग होगा। वो चमकीला होगा। बस उस पत्थर को लेकर तुम मुझ पर खींच दोगे तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। उसके बाद मैं उस जादूगर के जादू से मुक्त हो जाऊंगा। हम जरूर वो लाल पत्थर ले आएंगे। याद रखना, तुम्हें उस जादूगर से वहाँ से बच के निकलना होगा। अगर तुम दोनों उसके चंगुल में फंस गए तो वो तुम दोनों पर भी अपना जादू जरूर चलाएगा। इससे पहले भी मेरे सेवक मुझे ढूंढने के लिए मेरे आसपास से कई बार गुजरे हैं, लेकिन मेरी आवाज आज तक कोई नहीं सुन पाया। आज तुम मेरे इतने करीब थे, इसीलिए तुम दोनों मेरी आवाज सुन पाए। ठीक है राजा साहब, आप जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। अगर हम आपकी सहायता कर पाए तो हमें खुशी होगी। जादूगर को कुछ देर के लिए बेहोश करना होगा, उसका उपाय मेरे पास है। रोमी और रियाना दोनों ही जंगल की तरफ राजा के बताए हुए रास्ते पे चल पड़े। जाते समय उन्होंने एक पेड़ के कुछ पत्ते भी साथ लिए। काफी समय चलने के बाद उन्हें वहाँ पर एक तालाब दिखा। आओ, मेरा पानी पियो और थोड़ी देर आराम कर लो। लेकिन बच्चों ने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। कुछ देर चलने के बाद उनको वहाँ पे एक अनार का पेड़ दिखाई दिया। आओ बच्चों, ये फल खा लो, बहुत ही मीठे हैं और थोड़ा आराम कर लो।
लेकिन बच्चों ने उसे भी जवाब नहीं दिया। उन दोनों ने पत्तों से घिरी हुई उस गुफा के नजदीक पहुंचते ही पेड़ के पास राजा की कही हुई उस चाबी को घुमाई और धीरे से गुफा का दरवाजा खुल गया। दोनों ही अंदर चले गए। जादूगर अपने बड़े से पलंग पे सोया हुआ है। मैं ये पत्ते हाथों से मसलकर जादूगर के सर के पास रख देता हूँ ताकि उसकी नींद और गहरी हो जाए। तुम उस जादूगर पर नजर रखो, मैं वो लाल पत्थर ढूंढता हूँ। बहुत देर तक ढूंढने पर भी उन्हें वो लाल पत्थर नहीं मिला। आखिरकार रियाना जब मायूस होकर वापस आ रही थी, उसे पलंग के पैर के पास वो चमकता हुआ पत्थर दिखा। वो देखो, कुछ चमक रहा है, मैं उसे ले आती हूँ। उसने वो हाथ में उठाया। देखा, यही वो लाल पत्थर है। इसमें एक अजीब सी चमक है। वो दोनों चुपके से बिना आवाज के गुफा के पास आए। राजा के कहने के मुताबिक उन्होंने दरवाजे पे 3 बार दस्तक दी और गुफा का दरवाजा खुल गया और वो दोनों गुफा से बाहर निकल गए। रोमी, वो लाल पत्थर इस बड़े पत्थर पे घिसो। चमत्कार! प्रणाम राजा साहब। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। आओ मेरे साथ मेरे राजमहल चलो। राजा रोमी और रियाना दोनों को अपने साथ महल ले गए। जादूगर का जादू भी नष्ट हो गया था। राजा ने उसे बंदी बना लिया। एक नदी के किनारे एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही दयालु और दानवीर था। उस राजा की एक बेटी थी जिसका नाम काव्या था। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। राजकुमारी हमेशा अपनी सहेलियों के साथ कभी खेलने और तो कभी घूमने के लिए नदी किनारे जाया करती थी। एक दिन वो लुका छिपी खेलते खेलते नदी के उस पार चली गई। वहाँ के पेड़ पौधे फल फूल देखकर वो दंग रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये जगह तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं तो पहले कभी यहाँ नहीं आई। वो उस बगीचे में इतना खो गई कि वो चलते चलते बहुत दूर निकल गई। अब काव्या थक भी गई थी। उसे प्यास और भूख लगी थी। इतने सारे फल, पहले मैं कुछ फल खा लेती हूँ, फिर अपने घर चलती हूँ। उसने जल्द ही कुछ फल तोड़े और कुछ अपने सहेलियों के लिए रखे। फिर पेड़ के नीचे बैठकर वो एक एक फल खाने लगी। वाह, ये फल तो बहुत ही मीठे हैं। जैसे जैसे वो फल खाती गई, उसकी आंखें बंद होने लगी और वो उसी पेड़ के नीचे सो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा वो बिल्कुल ही छोटी हो गई थी। इतनी छोटी कि उसे आसपास के फल और फूल भी बहुत बड़े दिखने लगे थे। ये सब हुआ कैसे? मेरी आंख अचानक कैसे लग गई और अब मैं इतनी छोटी कैसे हो गई हूँ? वो रोने लगी। काव्या की सहेलियाँ उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गई और महल जाकर राजा रानी को सब कुछ बताया। काव्या लुका छुपी खेलते खेलते कहीं दूर निकल गई और फिर हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन काव्या हमें कहीं नहीं मिली महाराज। राजा रानी परेशान हो गए। रानी दुखी होकर रोने लगी। कहाँ होगी मेरी बेटी? तुम दोनों अभी के अभी जाकर नदी के आसपास के सारे इलाकों की छानबीन करो और राजकुमारी को वापस महल ले आओ। जाओ। वो लोग जब जंगल पहुँचे तो काव्या ने उन्हें देखा, लेकिन उसकी आवाज उन तक पहुँच ही नहीं सकी। वो इतनी छोटी हो गई थी कि सेवक उसे देख भी नहीं पाए। राजकुमारी काव्या, कहाँ हो? राजकुमारी काव्या, सुनो, यहाँ देखो नीचे, मैं यहाँ हूँ। अब मैं क्या करूँ? रुक जाओ। वो इतनी छोटी हो गई थी कि वो दोनों सेवक उसे देख भी नहीं पाए और हताश होकर महल चले गए। यहाँ काव्या चिल्लाती रही, उनके पीछे भागती रही और थक कर पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी उसका ध्यान पेड़ के नीचे के बिल पर गया, जो कि अब उसके लिए एक बड़ी गुफा की तरह था। क्यों ना मैं अंदर जाकर देखूं? हो सकता है कि कोई मदद मिल जाए, लेकिन इसके अंदर कुछ खतरा भी तो हो सकता है। अगर कोई जानवर हुआ तो मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन करूँ तो क्या करूँ?
मुझे हिम्मत तो करनी ही होगी। अंदर जाकर देखती हूँ। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ने लगी, उसने कुछ आवाजें सुनी। जब वो अंदर पहुंची तो उसने देखा वहाँ उसकी तरह और भी छोटे छोटे लोग बैठे हुए थे। आप सब लोग कौन हैं? अरे हम आसपास के गांव के ही लोग हैं। लेकिन तुम कौन हो? हम लोग इस जंगल में रास्ता भटक गए थे और फिर यहाँ की जादूगरनी के जादू का हम लोग शिकार हो गए। कई दिनों से हम यही छुपे हुए हैं ताकि हमें कोई मार न दे। मैं हूँ राजकुमारी काव्या। हम ये सब चुपचाप नहीं सहेंगे। हमें कुछ तो करना ही होगा। हम लोग इतने छोटे हो चुके हैं, हम क्या कर सकते हैं? भाग भाग कर थक जाएंगे, लेकिन फिर भी रास्ता खत्म नहीं होगा। उस जादूगरनी को हराने का कोई न कोई उपाय तो होगा ना? हाँ है, लेकिन वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसके घर के बाहर के बगीचे में एक टूटा हुआ आईना रखा है। अगर हम उस आईने को जोड़ लेते हैं और किसी तरह जादूगरनी उस आईने में देख लेती है तो उसके जादू का प्रभाव खत्म हो जाएगा और हम वापस असली रूप में आ जाएंगे और वो जादूगरनी भी मर जाएगी। ठीक है, तो हम सब कोशिश करेंगे। लेकिन उसके घर तक पहुंचने में हम लोगों को कई दिन लग जाएंगे। नहीं, हम इस जंगल के सभी पंछियों की मदद ले सकते हैं। हाँ, एक तोता यहाँ रोज आता है, हम उसकी मदद लेंगे। दूसरे दिन जैसे ही तोता वहाँ आया, उन सभी लोगों ने तोते से मदद मांगी। तोता मदद करने के लिए तैयार हो गया। तोते की पीठ पर बैठ के काव्या और बाकी लोग जादूगरनी के ठिकाने तक पहुँच गए। पहले उन्होंने बगीचे में जाकर वो टूटा हुआ आईना ढूंढा और सब उसे जोड़ने की कोशिश करने लगे। आईना तो जुड़ गया, लेकिन एक कोना अभी भी बाकी था। शायद जादूगरनी ने इस टूटे हुए हिस्से को कहीं छुपाया होगा। बगीचे में ध्यान से देखना। तभी उसकी नजर एक रंग बिरंगी फूल पर गई। जैसे ही काव्या ने फूल को हटाया तो उसमें से आईने का बचा हुआ हिस्सा उन्हें मिल गया। सब लोगों ने मिलकर वो आईना उठा के जादूगरनी के घर ले आए। जैसे ही वो घर में आए, जादूगरनी ने काव्या को देख लिया। तुम मेरी ही जादू का शिकार हो। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें अभी जानवर बना देती हूँ। काव्या के बाकी सारे दोस्त छोटे छोटे कोनों में छुपकर सब कुछ देख रहे थे। आपका जादू बेकार है। मेरे पास जो तस्वीर है वो इस दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी है। उस जादूगरनी के सामने आपका जादू फीका है। मुझे आज तक कोई नहीं हरा पाया। कहाँ है वो दूसरी जादूगरनी? वो अपनी तस्वीर से भी आपको जादू का शिकार कर सकती है। ये रही उनकी तस्वीर। जैसे ही जादूगरनी ने आईने में देखा तो वो दंग रह गई। उसकी परछाई आईने में देखते ही सारे लोग दोबारा पहले जैसे हो गए और जादूगरनी ने अपनी जान गंवा दी और तोता भी अपने असली रूप में आ गया। वो एक राजकुमार था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी। हाँ हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब लोग हिम्मत हार चुके थे, मगर तुम बहुत बहादुर हो। आज तुम्हारी वजह से हम सब लोग जादू से मुक्त हो पाए हैं। राजकुमार काव्या को उसके घर ले गया। राजा रानी काव्या को देखकर बहुत खुश हुए। राजकुमार ने राजा से काव्या का हाथ मांग लिया। एक गांव में कुशल नाम का एक लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह नुकीले पत्थर और छोटी लकड़ियों से कच्ची जमीन पर रेत पर चित्र बनाता रहता। उसके पास पेंसिल या कागज खरीदने के पैसे नहीं थे। वो हमेशा सोचता था, काश मेरे पास पेंसिल होती तो मैं कितने सुंदर चित्र बनाता। लेकिन वो रोज पूरी लगन से अपने चित्र बनाता रहता। एक दिन जब वह चित्र बना रहा था, उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने कुशल को पेंसिल दी और कहा, तुम इससे केवल गरीबों को चित्र बनाकर देना और कभी जरूरत पड़े
तो इसी पेंसिल के सहारे तुम मुझे बुला लेना। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया। कुशल बहुत खुश हुआ। उसने एक आम का चित्र बनाया। वाह, क्या बात है! अचानक ही वह आम असली हो गया। फिर उसने एक कुत्ते का चित्र बनाया। वह भी असली कुत्ता बन गया। ये क्या? ये तो एक जादुई पेंसिल है। बहुत बहुत शुक्रिया बूढ़े चाचा। आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। अब कुशल ने खाने का चित्र बनाया। वह भी असली खाना बन गया। फिर उसने अपनी माँ बाबा के लिए कपड़े, फल, अनाज आदि के चित्र बनाए। सब के सब असली बन गए। कुशल गरीबों को जो भी चाहिए होता था बनाकर दे देता था। गांव के लोग कुशल से बहुत ही खुश थे, क्योंकि वो गरीबों की सहायता करता था। यह खबर राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कुशल को बुलाकर आदेश दिया, पहले एक सोने का पेड़ महल के बगीचे में बना दो और तुम्हारी ये पेंसिल तुम मेरे हवाले कर दो। महाराज, आपके पास बहुत धन है। मैं केवल गरीबों के लिए ही चित्र बनाता हूँ। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने आदेश देकर उससे वो पेंसिल छीन ली और वह खुद सोने के पेड़ का चित्र बनाने लगा। लेकिन वह चित्र के अनुसार सोने का पेड़ प्रकट नहीं हुआ। उसने प्रधान जी को उस पेंसिल से चित्र बनाने को कहा, लेकिन उस चित्र से भी कोई चीज सामने प्रकट नहीं हो पाई। राजा बहुत क्रोधित हो गया। सुनो कुशल, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा चित्र बनाना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें बंदी बना दूंगा। कुशल मन में ही सोचने लगा, अगर वो आदेश का पालन नहीं करेगा तो राजा उसे जेल में बंद तो करेगा ही, लेकिन वो गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। वह चतुर था ही। उसने पेंसिल उठाई और झट से बूढ़े आदमी का चित्र बनाया। वहाँ बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया। उसने राजा को समझाया, प्रणाम महाराज। सच कहूं तो आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वाकई में जो गरीब हैं, कुशल उनके लिए ढेर सारी खुशियां लाने का काम कर रहा है। आपने उससे ये पेंसिल छीन ली, लेकिन ये आपकी इच्छा अनुसार कोई भी काम ना कर पाई और ना ही किसी और के हाथों से उस चित्र में जान आएगी। कुशल के काम के प्रति लगन और उसकी ईमानदारी देख के ही उसे ये पेंसिल मिली है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बूढ़े आदमी और कुशल से माफी मांगी। बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो गया। राजा ने कुशल का सम्मान किया। अल्ट्रा किड्स जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड्स जोन।